दोस्तों स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 के 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 1 द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस इन नेगोशिएशन। सेक्शन नंबर 2 रीजन एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। सेक्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। सो दोस्तों इस चैप्टर में भी हम कुछ अलग इंपैक्टफुल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ इमोशन इन नेगोशिएशन। एक्चुअली इमोशन इज द की इन नेगोशिएशन। इसके 4 पॉइंटर्स हैं। 4 पॉइंटर्स की मदद से इसको हम समझेंगे दोस्तों, और ये 4 पॉइंटर्स सीधे तौर पर आपकी मदद या नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों इच्छा, लालच, गुस्सा, डर, जितना ज्यादा आप अपनी भावनाओं को काबू में रखेंगे उतना ज्यादा आपकी दावेदारी मजबूत तरीके से बनी रहेगी नेगोशिएशन में। एक कहावत है दोस्तों, इमोशंस डिस्टॉर्ट वैल्यूएशंस, यानी इमोशंस एक तरीके से वैल्यू को खत्म या उसको पतन करने का काम कर सकती है। दोस्तों जब आप भावनाओं में रहते हैं या भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आपकी सोचने और समझने की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है। ये आपको डिसीजन मेकिंग के रास्ते की एक तरीके से बाधा बन के खड़ी हो जाती है। तो आप क्लियर रूप से कुछ सोच नहीं पाते हैं और डिसीजन लेने में पूरी तरीके से आप सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो नेगोशिएशन के समय जितना ज्यादा आप काम रहेंगे उतना ज्यादा डील को आपके फेवर में लाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। दोस्तों नेगोशिएशन में सबसे पावरफुल जो इमोशन होती है वो इच्छा होती है, यानी डिजायर होती है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपकी डिजायर जितना ज्यादा किसी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने में होगी उतनी ही कम आपकी स्किल लगेगी किसी भी नेगोशिएशन में। इफ यू वांट टू बाय समथिंग सो बैडली दैट यू विश टू टेस्ट इट, यू आर लाइकली टू पे एनी प्राइस फॉर दैट। मतलब समझे ना आप, यानी जो चीज आपको पसंद है आप उसे ऑफर्ड प्राइस में ही खरीदना चाहेंगे, फिर आप नेगोशिएशन के ज्यादा मूड में बिल्कुल नहीं होंगे। जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छा आप सोच पाएंगे, बेहतर तरीके से सोच पाएंगे और उतना ही अच्छा आप डिसीजन ले पाएंगे। कंट्रोल योर इमोशंस। दोस्तों लालच एक ऐसी भावना है जो आपकी सोच के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। बिना कुछ किए कुछ पाने का विचार या कोई भी चीज कम कीमत पे खरीदने का विचार, ये आपके इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। या इसे ऐसा कहें कि कोई भी चीज आपने खरीद लिया और बाद में आपको पता चला कि इसे तो मैं और भी कम कीमत पे खरीद सकता था। ऐसी सोच आपके इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू थिंक क्लियरली। मतलब सीधा है, आपके लिए स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल बना सकता है। ये कुछ भी ऐसा पाने का विचार जिसके आप हकदार नहीं है, या कुछ भी ऐसा जो शानदार सौदा हो सकता है आपके लिए, डिसीजन एबिलिटी को हर्ट कर सकता है अगर आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो। दोस्तों इच्छा और लालच के बाद डर सबसे खतरनाक इमोशन में से एक है। जितना ज्यादा आप किसी रिजल्ट के आउटकम को लेके या उसके नतीजे को लेके डरेंगे उतनी ही आसानी से आप ऐसा कोई कदम उठाने के लिए उत्साहित हो जाएंगे जो शायद वो कदम आपके हित में ना हो। यही वजह है कि आप कोई रिजल्ट या कोई चीज प्राप्त करते हैं या नहीं, या बातचीत में कोई रिजल्ट प्राप्त करते हैं या नहीं, इसके प्रति उदासीनता यानी इनडिफरेंस, जिसके बारे में दोस्तों हम बात कर चुके हैं, आपको याद होगा, आपकी भावनाओं को शांत करने का एक अद्भुत तरीका होता है। आखिर में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इमोशन जो आपको बातचीत के दौरान या निगोशिएशन के दौरान आपके खराब डिसीजन लेने का कारण बन सकता है, और वो है गुस्सा। ये बातचीत को खराब कर सकता है या नेगेटिव कर सकता है, या नेगेटिव यहां तक पहुंच सकता है कि सुसाइड सिचुएशन तक पैदा कर सकता है। दोस्तों इससे बातचीत के परिणाम दोस्तों पॉजिटिव नहीं होते हैं, जिससे डिस्कशन का माहौल दुखद हो जाता है और समस्याएं या वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कूल एंड काम रहें। जब भी आपको लगे आप भावुक हो रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, सिंपल है, वॉक कर लें या एक टी ब्रेक ले लें। उसके बाद फिर से आके उस बातचीत को कंटिन्यू करें, उस डिस्कशन को कंटिन्यू करें। सेक्शन नंबर 2 रीजन एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट्स 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट और एक नेगेटिव।
इन दोनों के 6-6 पॉइंटर्स के बारे में मैं आपको पहले बताऊँगा, फिर उसके बाद हम इसके बेसिक्स में जाएँगे। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताऊँगा। तो कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव आउटकम क्या हैं? इट कैन मोटिवेट अस टू ट्राई हार्डर टू विन, इट कैन इंक्रीज कमिटमेंट, it can increase clarity about the problem, it can focus attention on basic issues and lead to solution, it can increase energy level making visible key value, it can involve in conflict, can sharpen to our bargaining and negotiation approaches। तो अब बात करेंगे नेगेटिव आउटकम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इट कैन लीड टू एंगर, avoidance, snipping, shouting, frustration, fear of failure, sense of personal inadequacy, holding of critical information, lower productivity from wasteful conflict, can ruin the relationship, can disrupted pattern of work, consume huge amount of time, loss of productivity। My friends, throughout your professional and personal life, ये जो नेगोशिएशन का सिलसिला है, ये जो बार्गेनिंग का सिलसिला है, ये चलता ही रहेगा। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स या जितने भी चैलेंजेस आएंगे, इनको आप सुलझाते ही रहेंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो गई है, हायरार्कीज कम हो रही हैं, टारगेट्स बढ़ रहे हैं, तो आपको ये जो नेगोशिएशन की स्किल्स है दोस्तों, पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको ये स्किल्स सीखनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पे। चाहे आप बाई चॉइस सीखें, अगर बाई चॉइस आपने सीख लिया तो बहुत अच्छा है, आपकी वो इनसाइडर जो स्ट्रेंथ होगी वो खुल के सामने आएगी। अदरवाइज एक दिन कहीं ना कहीं मजबूरी में शायद आपको ये सीखना पड़े, तब शायद आपके पास चॉइस भी ना हो। दोस्तों, एक रिसर्च है, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, नेगोशिएशन करियर में सक्सेस होने का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, अभी समझेंगे मेजर कॉजेज, इसके यानी बड़े वजहें क्या है। वजह नंबर 1 दोस्तों, हिंदी में एक बहुत प्यारा सा शब्द है, विरोधी हित, यानी अपोजिशन बेनिफिट। दोस्तों, नेगोशिएशन के दौरान या किसी भी डील के दौरान हम इस बात का आकलन ज्यादा करते हैं कि सामने वाले पक्ष का बेनिफिट इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, उसको क्या क्या मिलने वाला है। वहीं पर हम ये आकलन करना भूल जाते हैं, हम इस चीज़ का कैलकुलेशन करना शायद सेकेंडरी बना लेते हैं कि मेरा इसमें क्या क्या फ़ायदा है, मेरी कंपनी का इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। और दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि इसी चक्कर में लोग डील को तोड़ देते हैं, डील को वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं, उसको ओके नहीं करते हैं कि इसका बेनिफिट ज़्यादा, मेरा कम है। आपका बेनिफिट क्या है, मेरे समझ से आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए। वजह नंबर 2, कंपटीशन ओवर स्केयर रिसोर्सेज, यानी ऐसा डर, आपने डील तो क्रैक कर लिया है, नेगोशिएशन कर लिया, सब कुछ फाइनल कर लिया, बड़े बड़े वादे और इरादे के साथ में। अब आपको ये सोचना है, क्या आपके पास ऐसे वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आप अपने क्लाइंट को, जिनसे आपने वो डील क्रैक किया है, उनको वो रिसोर्सेज दे सकते हैं, वो सर्विस दे सकते हैं जो आपका क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। क्या आपके पास उस काम को अंजाम देने के लिए, यानी जो आपका क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है, आपके पास सफिशिएंट वर्कर्स हैं, आपके पास उतने एम्प्लॉयज हैं, क्या आप उतने कैपेबल हैं कि उसको वो सर्विस आप दे पाएंगे, या आपने सिर्फ कमिटमेंट दे दिया, एक कमिटमेंट देके आप चले गए, बाद में शायद आप क्लाइंट को पोस्टपोन कर देंगे या उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे। अननेसेसरी इससे क्या होगा, आपका नाम खराब होगा, आपका अग्रीमेंट कैंसिल होगा, शायद आप दोबारा खड़े होने के लिए 10 बार फिर सोचेंगे उस क्लाइंट को रीएक्टिवेट करने के लिए। वजह नंबर 3 दोस्तों, ये वजह भूलिएगा मत, ये जो मैं रीज़न बता रहा हूँ, ये वजह मेजर और रीज़न है जो कॉन्फ्लिक्ट के हैं। डिफरेंस इन परसेप्शन, लाइक वर्किंग स्टाइल, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकते हैं केस टू केस बेसिस पे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो दोस्तों, मैंने ऐसे 5 मेथड तैयार किए हैं जिसकी मदद से आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं, टू रिस्पॉन्ड द कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों, ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट वाला, रीज़न ये है कि इसको मैंने डीप इसलिए बनाया है क्योंकि ज़्यादा शायद मैं परसेंट तो ना बता पाऊंगा, फिर भी शायद 70-80% ज़रूर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ये रीज़न है कोई भी अग्रीमेंट को टर्मिनेट होने का या अग्रीमेंट रिन्यू नहीं होने के, ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो 5 मेथड में मैंने इसको तैयार किया है।
बट 2 डायमेंशन पहले बताऊंगा, वो 2 डायमेंशन पे ये 5 मेथड मैंने बनाए हुए हैं। डायमेंशन नंबर 1, हाउ इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट टू सेटिस्फाई योर नीड। डायमेंशन नंबर 2, हाउ इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट टू सेटिस्फाई अदर्स पर्सन्स नीड। सो अब मैं मेथड की बात करता हूं दोस्तों। मेथड नंबर 1, कंपटीशन। सेटिस्फाइंग योर नीड इज इंपॉर्टेंट, सेटिस्फाई द अदर नीड इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यू। मतलब ये मेथड ये बोलता है कि आपको अपनी जरूरतें पूरी करना तो इंपॉर्टेंट है, वहीं पर दूसरों की जरूरत पूरी करना आपकी इंपॉर्टेंस में नहीं है। मतलब ये विन लॉस सिचुएशन होगी, विन विन सिचुएशन नहीं होगी। आपको विन लॉस लॉस विन 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 सिचुएशन के चैप्टर में, उस सेक्शन में जाके देखना होगा उसकी डेफिनेशन को। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2, कोलैबोरेशन। सेटिस्फाइंग योर नीड्स एंड अदर्स नीड्स इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये जो टाइम चल रहा है ना, वो कंपटीशन का नहीं है बल्कि कोलैबोरेशन का है। जिस व्यक्ति ने इसको वक्त रहते टाइम पे अच्छे से समझ लिया, उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत स्पीड में ग्रो करेगी। यानी ये जो सिचुएशन यहाँ पे विन विन आ रही है दोस्तों, ये मेथड ये बोलता है कि आपको अपनी और दूसरों की ज़रूरतों का, उनकी सेटिस्फेक्शन का अच्छे से ख्याल रखना है, उनको समझना है। अब बात करते हैं मेथड नंबर 3, कंप्रोमाइजिंग। सेटिस्फाइंग बोथ योर नीड्स एंड अदर्स आर मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। तो ये मेथड ये बोलता है कि दोनों की सेटिस्फेक्शन को पूरी तो करना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट तरीके से नहीं, मतलब एक काम चलाऊ तरीके से। तो अब बात करते हैं मेथड नंबर 4, अवॉइडिंग। You are indifferent about satisfying either your need or the others need। इसमें बातचीत बेनतीजा रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, इसमें बातचीत से बचना, अवॉइड करना शामिल है। मेथड नंबर 5, accommodating। It does not matter to you and it matters to the other person। मतलब सीधे तौर पर अगर मैं कहूं, जैसा कि नाम से पता चलता है कि मान जाओ, झुक जाओ, सीधे तौर पे कहूं कि ये आपके लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि दूसरों के लिए ये मायने रखता है कि आप उस डील से मान जाएं। तो दोस्तों रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट के ही कॉन्टेक्स्ट में आपको एक रामबाण बताता हूं, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। यानी जब भी नेगोशिएशन के दौरान बात ना बने या अग्रीमेंट होने के बाद बात ना बने, कभी भी किसी सिचुएशन में आप ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो किसी तीसरे पर्सन को आप इंट्रोड्यूस कीजिए कि ये जो नेगोशिएशन की डील क्लोज नहीं हो रही है, तो वो मीडिएटर बनके आपको दोनों पक्षों को हेल्प करेगा अग्रीमेंट को क्लोज लाने के लिए, दोनों पक्ष को क्लोज लाने के लिए, और जो दोनों लोगों के, दोनों पक्ष के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कराएगा वो, या उसको खत्म कराएगा। तो दोस्तों इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए किसी लड़के और लड़के की शादी में जैसे किसी मीडिएटर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वो लड़की और लड़के दोनों वालों की तरफ जाता है, और दोनों तरफ जाके वो एक दूसरे के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि अगर लड़की या लड़के की शादी होती है तो बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें, नेगेटिव बातें करने लगते हैं। जैसे कि नेगोशिएशन में नेगेटिव वाली चीज़ें आती हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वो आती है। पास पड़ोस मोहल्ले कुछ भी, कोई अच्छा चाहेगा, कोई बुरा चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें। तो ये मीडिएटर कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेगा, वहाँ पे जाके नेगेटिव चीज़ों को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, और दोनों पक्षों को एक डेट, यानी सगाई की डेट के नज़दीक तक लेके आएगा। सगाई होगी, फिर शादी होगी, सगाई और शादी के बीच में भी इवन जितने भी डिफरेंसेस हैं, ये मेन पर्सन का जो इंटरवेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बात अलग है दोस्तों कि बाद में ये बंदा ही बुरा बन जाता है और गालियां भी यही खाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 3, पेस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। क्या कॉम्बिनेशन है ट्रिपल पी का दोस्त। पेस मतलब तेजी, पेशेंस मतलब सब्र, परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कितनी भी कठिनाई आए, कोई भी टास्क कंप्लीट करने में कितनी भी चाहे रुकावटें आए, आपको रुकना नहीं है, इसका सीधा मतलब यह है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले
पेस। नेगोशिएशन के दौरान बातचीत की गति को यानी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उसके लिए सक्षम होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि अगर नेगोशिएशन की शुरुआत धीमी हो या ढीले ढाले मन से बातचीत शुरू हुई हो तो ऐसे कन्वर्जेशन का कंक्लूजन जो है ना वो बहुत बेहतर रिजल्ट में लगभग कन्वर्ट नहीं होता है। और वहीं पर बातचीत एक गर्मजोशी और एक बैलेंस स्पीड मेंटेन करके शुरू किया जाए, एक माहौल बना के शुरू किया जाए तो दोस्तों वही डील आपके फेवर में आ सकती है। अब बात करते हैं पेशेंस। दोस्तों पेशेंस का पेस से बहुत गहरा संबंध है। पेशेंस डिले को टॉलरेट करने की ताकत देता है। देखिए हर चीज को इस्तेमाल करने का एक प्रोसेस, प्रोटोकॉल, लिमिट या ऐसा कहें कि एक तरीका होता है। ठीक इसी तरह पेशेंस को कब, कहां और कैसे और कितना इस्तेमाल करना है इसका चुनाव, इसका मापदंड जरूर करें। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज में पेशेंस दिखाना या टॉलरेट करते ही जाना लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए नेगेटिव साइन हो सकता है। पेशेंस शॉर्ट टर्म में ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। हालांकि ये पेशेंस वाली चीज कभी कभार टाइम टेकिंग हो सकता है कि एक राउंड में आपकी डील क्लोज ना हो, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक चली जाए, या हो सकता है कि फेस टू फेस मीटिंग वापस से हो जाए। तो ये कई बार ऐसा होता है कि अग्रीमेंट थोड़ा डिले भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका अग्रीमेंट एक बार में क्लोज ही हो जाए। और दोस्तों जल्दबाजी करना या असहमति दिखाना या गलत डिसीजन लेने से दोस्तों वॉक अवे का खतरा हो सकता है। एक्चुअली सहनशीलता आपको सामने वाले से अच्छे संबंध और विश्वास में मदद करती है, विच कैन बी वैल्यूएबल इन रीचिंग म्यूचुअल सैटिस्फाइंग एग्रीमेंट्स। नेगोशिएशन के दौरान अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर मजबूती से डटे रहें। मतलब दूसरे पक्ष के द्वारा किए गए चैलेंजेस या विरोध या बाधाओं के बावजूद हार नहीं मानना है दोस्तों, और ना ही आसानी से हार मानने का मौका देना है। तो माय फ्रेंड्स, परसिस्टेंस जब आपको हमेशा दुर्लभ स्थिति होती है तो उसका सामना करने में मदद करती है। तो इसका बहुत संतुलन के साथ आप इस्तेमाल करें ताकि आपको ये एक सफल डील की तरफ लेके जाए। My friends, thank you so much for watching. See you in the next chapter number 9.